गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस मेरी वीडियो थी वो आपको मिल चुकी है। कल मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया था जिसमें कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो 3 मेथड है हमारे पास, उसमें से पहला मेथड जो है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, जिसको मैंने कंप्लीट जो है वीडियो में बना करके आपके पास भेज दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 मेथड और बचे हैं जिसकी वीडियो आज आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आप देखिए कि नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो हम नेशनल इनकम में इनकम मेथड को ले रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम मेथड जो है वो इनकम मेथड हमने सर्कुलर फ्लो जब पढ़ा था, तो सर्कुलर फ्लो के अंदर जो इनकम मेथड है कि हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको कितना पैसा दिया है वो सारा का सारा पैसा हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि 4 तरह के जो है आपके टोटल फैक्टर हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो नॉन फैक्टर हैं। पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनको 4M के नाम से भी जाना जाता है। 4M। इनको कितना पैसा हमने किसी इकोनॉमी में दिया है, अगर सारे पैसे को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल हमने कितनी वैल्यू एडिशन किया है या कितनी इनकम किसी को दी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इन सब के जितने भी इनकी इनकम हुई है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा NDP@FC। इसके बाद इसको हमें नेशनल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको पता है हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास NNP@FC आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो सारे स्टेप्स हमें क्लियर करने हैं। तो आप देखिए कि मैं नेक्स्ट आपके स्टेप्स क्लियर कर रहा हूँ। इसके अंदर किसी भी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं। अभी मैंने बताया आपको इनकम मेथड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लेबर की। लेबर का जो पैसा उसको मिलता है, एक तो उसको कहा जाता है वेजिस का मतलब है जो मजदूरी के रूप में मिलती है। और जो कंटिन्यू वर्क करते हैं, जिनको मंथ कंप्लीट होने के बाद पैसा मिलता है, उसे कहा जाता है सैलरी। तो जितना भी पैसा लेबर को मिलता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट नहीं होती, उसके अलावा कुछ और दूसरी पर्क्स जो उसको मदद मिलती है, जो कुछ दूसरा सैलरी से अलग हट करके कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो भी उसका पार्ट होता है, उसकी इनकम का पार्ट होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो वो कौन कौन से पार्ट है वो देखिए। इसको लेबर को जो मिलता है इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से जाना जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति भत्ता, इसके पार्ट हैं। अब इन्हें ध्यान से देखना है। फर्स्ट पार्ट वेजेस और सैलरीज, नंबर 2। उसके बाद है कैश इन काइंड। बुक में है सारा, बस आपको समझना है कि कौन सा टॉपिक कब आएगा, कौन सा आइटम कब लिया जाएगा। नंबर 3 बोनस, ये आपकी बुक में नहीं है, आप इसको उतार लें। नंबर 4 कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड PF बाय एम्प्लॉयर। और नंबर 5 है रिटायरमेंट पेंशन।
ये 5 पार्ट हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। जब आप सम करेंगे वहाँ पर सम के अंदर पर्टिकुलर अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दिया गया है तो ये 5 पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हैं, और अगर ये पार्ट भी दिए गए हैं तो आपको सिर्फ ये लेना है, ये नहीं लेना है। या फिर कई बार ऐसा होता है ये 5 पार्ट दिए होते हैं, ये नहीं दिया हुआ होता, तो आपको ये पार्ट लेने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 5 पार्ट आपको दिए गए हों। अगर इसमें से 1, 2, 3 या सिर्फ 4 या 5, 1 या 2 कोई भी आइटम दिया है वो आप लेंगे, बाकी को आप 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेजेस एंड सैलरीज। जो मजदूरी कर रहा है उसको वेजेस, जिसको हिंदी में दिहाड़ी बोला जाता है, और उसके बाद सैलरी दी जाती है जो पूरे मंथ काम करता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है, तो ये नकद पैसा मिलता है। इसके बाद है कैश इन काइंड। कुछ कंपनियां नौकरी के बदले, कल मैंने आपको समझाया भी था आपसे जब ऑनलाइन बातें हो रही थी, क्लास हमारी चल रही थी, कि कुछ कंपनियां, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं वो आपको सैलरी के अलावा भी कुछ सैलरी का ही पार्ट देते हैं, लेकिन वो कैश में नहीं होता, कैश इन काइंड, कैश में नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपको मकान मिल गया, आपको गाड़ी मिली हुई है, आपको टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है, आपको आपके बच्चों की फ़ीस वगैरह मिल रही है, ठीक है, घर के लिए आपको एक सर्वेंट मिला हुआ है, ड्रेस मिली हुई है, आपको फूड मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैश इन काइंड में आएगी, और ये पेमेंट नहीं है कैश, लेकिन आपकी सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट, बोनस। बोनस आपकी बुक में नहीं दे रखा है, आप इसको देखेंगे कि बोनस का मीनिंग है कि जो जितना प्रॉफिट एक कंपनी ने, एक डिपार्टमेंट ने पूरे साल में कमाया, उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो अपने जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर बांटती है, तो वो बोनस होता है, वो भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हिस्सा है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ बाय एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में योगदान, जितना भी आपकी पेमेंट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, वैसे 12.5% होता है, वो आपकी सैलरी में से कटता है, और उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी पर रखा हुआ है वो आपको देगा, और दोनों मिल करके आपके जो है आपके प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा होते रहेंगे। जब कभी आप रिटायर होंगे तो वो पैसा आपको मिलेगा। आजकल ये प्रोविज़न भी है कि अगर आपको किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो वो ये पैसा बीच में भी निकलवा सकता है। और इसके बाद है रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन। तो सेवानिवृत्ति का मतलब, क्योंकि आपने उस डिपार्टमेंट में 25 साल 30 साल कुछ भी काम किया है, उसकी आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता रहता है, और वो जब आप रिटायर हो जाते हैं और टिल योर डेथ आपको ये पैसा मिलता रहता है, ये रिटायरमेंट पेंशन है। इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के ये 5 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि रिटायरमेंट पेंशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, जबकि ओल्ड एज पेंशन को नहीं किया जाता। तो कल हमने इस पे बात भी की थी, और अभी इसका मीनिंग ये है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का है, इसके पीछे वैल्यू एडिशन हुआ है, जबकि ओल्ड एज पेंशन है वो वेलफेयर के लिए है, उसके पीछे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, ये एक पार्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे, एक तो था लेबर का, तो लेबर का हिस्सा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसे जो है परिचालन अधिशेष भी कहा जाता है। इसे परिचालन अधिशेष भी कहा जाता है। इससे पहले किसी को ऑपरेट करने के बाद जो कुछ बचा, सबका हिस्सा देने के बाद जो सरप्लस बचा वो आपका हिस्सा है, इसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1, लैंड के बदले रेंट, लगान जिसे कहा जाता है, जिसने अपनी ज़मीन दी उसको रेंट मिलेगा ज़मीन के बदले का। नंबर 2, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है
इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारे पास वो होगा रेंट, ज़मीन के लिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। और थर्ड है हमारे पास, वो है आपकी बुक में नहीं दे रखा है, रॉयल्टी। और फोर्थ रहेगा हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि हमने 3 चीज़ें बात की थी, लेबर का हो चुका था, अब मैंने आपको बताया था कि लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले रेंट मिला है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिला है और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट मिला है। रॉयल्टी भी है। रॉयल्टी होता है कि जब आप किसी चीज़ को किसी की फ्रेंचाइज आप लेते हैं तो उसके नाम का कुछ पैसा आपको उसको देना पड़ता है जिससे फ्रेंचाइज आपने ली है। जैसे मान लीजिए आप डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की शॉप आप अपने शहर में खोलना चाहते हैं, तो डोमिनोज़ वर्ड को, ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए आप कुछ पैसा रॉयल्टी के रूप में उसको देंगे। या जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं वो बुक लिखते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी उपन्यास लिखे हैं, तो जितनी भी बुक उनकी बिकती हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज रॉयल्टी के रूप में उनकी ट्रस्ट में जाता है। तो ये रॉयल्टी भी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है। अब जब आप सम करेंगे, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इन सभी पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी का पार्ट है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया गया है तो ये पार्ट आपको दिए गए होंगे। दोनों दिए गए हैं तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है, इन पार्ट्स को नहीं लेना है। ये बिल्कुल, इन पार्ट्स में भी आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि इसके ये पार्ट हैं सभी को दिया हो। जो दिया है आप ले लीजिए और जो नहीं दिया उसको जीरो कंसीडर कर लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने इंटरेस्ट लिया या नहीं लिया, मैंने रॉयल्टी ली या नहीं ली, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि इसमें अगर हम जीरो कंसीडर कर लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये टर्म मैंने यूज़ की या नहीं की, क्योंकि 15 से 20 या 25 टर्म या 16 टर्म 17 टर्म ऐसे आपको दे रखी होंगी आइटम्स, उनमें से आपको ये ढूंढने होंगे कि कौन कौन से आइटम है और कहाँ कहाँ वो यूज़ होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जिसकी बात मैंने की, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 डिविडेंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाभांश। दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। और तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहा जाता है। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बीएसटी में आता है रिटेन्ड अर्निंग। इनका मीनिंग समझ लीजिए कि जो प्रॉफिट है, एंटरप्रेन्योर है, उसको प्रॉफिट मिला है क्योंकि उसने मार्केट से लेबर को लिया, उसको वेजेस दे दी, उसने कहीं से ज़मीन रेंट पे ली, उसका रेंट दे दिया, और कहीं से उसने कैपिटल ली, उसका इंटरेस्ट दे दिया। उन सब को पे करने के बाद उसके पास जो बचा प्रॉफिट। लेकिन हो सकता है कि ये प्रॉफिट जैसे शेयर होल्डर से भी लिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है या उसका खुद का पैसा भी है, तो सारा का सारा पैसा वो यूज़ नहीं करता, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। सबसे पहले तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जिसको निगम कर कहा जाता है, निगम कर। इसके बाद मान लीजिए उसने टोटल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है, 10 रुपीज़ उसने दे दिया कॉरपोरेट टैक्स। इसके बाद कुछ पैसा उसने कॉन्टीजेंसी फंक्शन, इमरजेंसी के लिए रख लिया कि बाय द चांस कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो वो शेयर होल्डर से पैसा वापस नहीं मांग पाएगा, तो कुछ पैसा अपने पास रखता है जिसे कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनी के फ़ायदे के लिए कुछ रखा जाता है, इनोवेशंस के लिए, कुछ डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि 20 रुपीज़ उसने वो रख लिए है वहाँ पर, तो अब उसके पास माइनस करके 70 रुपीज़ बचा, तो 70 रुपीज़ वो डिविडेंड, जिसको लाभांश कहा जाता है, लाभांश, उसके रूप में वो शेयर होल्डर के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अब आपको क्या याद रखना है कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, उसके पार्ट दे रखे हैं रेंट, इंटरेस्ट,
रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, तो आपको किसी को भी नहीं लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस को लेना है। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है और फिर उसके बाद दिया गया है रेंट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है और रॉयल्टी दी गई है और प्रॉफिट दिया गया है और प्रॉफिट के साथ में ये तीनों चीज़ें भी दी गई हैं, तो आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, इन तीनों को नहीं करना। या फिर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी के साथ डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया गया है, तो ये प्रॉफिट के पार्ट हैं, इन तीनों को लेना है। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम आ गया आपके पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट के फिर 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd, मिक्स्ड इनकम। मिश्रित आय इसको कहा गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपनी ज़मीन है, अपना ही पैसा है, खुद का प्लान है, खुद ही वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सैलरी भी उन्हें खुद ही मिल गई, इंटरेस्ट भी उन्हें खुद ही मिल गया, प्रॉफिट भी उन्हें खुद ही मिल गया, तो उन सबको जोड़ करके कहा जाता है मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। इसको मिश्रित आय कहा जाएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, मिश्रित आय। इन तीनों का टोटल हमारे पास आ जाएगा NDP एट FC। अब ये देखना है कि ये नेट क्यों है और फैक्टर कॉस्ट पे क्यों है। नेट इसलिए है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पैसा दिया गया है वो कैलकुलेट हमने किया है। कैपिटल कितनी यूज़ हुई थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना आया था, वहाँ यहाँ पर उसको नहीं लिया गया है। जबकि जो हमारा जो प्रोडक्ट मेथड था वो मार्केट से पैसा उठाया गया था, तो उसके अंदर जो है कंपनसेशन लगाया गया था, यानी कि जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ था वो सब लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर इन तीनों के अंदर न तो ज़मीन में कोई डेप्रिसिएशन आया, न लेबर में कोई आया, न कैपिटल में आया और प्रॉफिट में, तो इसलिए ये नेट आएगा। ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने फैक्टर्स को ये पैसा दे रखा है तो फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। तो यहाँ तक डोमेस्टिक है, क्योंकि ये पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का लिया है, तो ये डोमेस्टिक आ गया। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको नेशनल में कैलकुलेट करना है, प्लस नेशनल के अंदर NFIA, ये हम पहले बात कर चुके हैं, NFIA, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हमने ले लिया है, तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास NNP एट FC। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमारे पास आ गया और ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।